आपका स्वागत है भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भारत का संविधान का जो भाग 4 है, जिसमें लिखे हुए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअली ये राज्य के कर्तव्य होते हैं। जो DPSP हैं, एक राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, एक राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कर्तव्य पूरे करेगा या निभाएगा, वो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक, तो राज्य के कर्तव्य हैं, अल्टीमेटली ये राज्य की ड्यूटी है, राज्य इन ड्यूटी को निभाएगा। ठीक, अगर राज्य इन ड्यूटी को, इन कर्तव्यों को नहीं निभाता है तो आप राज्य पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। उंगली उठाने का मतलब है आप राज्य के अगर इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो आप इनको लेकर के कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी ये वाद विवाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल हैं। क्लियर हुआ? तो राज्य के जो ये कर्तव्य हैं DPSPs, इनको हमारे संविधान के स्रोत में अगर हम देखें, हमने इनको आयरलैंड के संविधान से लिया है। हमने इनको कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। क्लियर हुआ? चलिए, एक बिंदु, एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य की नीति निदेशक तत्वों को अपने देश के संविधान में शामिल किया है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य के ऐसे कर्तव्य होते हैं जो राज्य को निभाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ही बिंदु तो इसमें आपको ये मिल जाएगा कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। पहला ही बिंदु इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है ये प्रश्न। तो राज्य के ये ऐसे कर्तव्य होते हैं जो राज्य को क्या बनाते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य। एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहयोग करते हैं। क्लियर है? आपको यही पूछेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कौन संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 4 में की गई है। भाग 4 में की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अगला है राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल। यानी आप इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर राज्य इन ड्यूटीज़ को नहीं निभाता है तो आप इनको लेकर के इनकी शिकायत करने भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राज्य की मर्जी है वो करें या ना करें। ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे परिवारों में आपने देखा होगा, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, जब हम कभी बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो क्या उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं? हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, उसको बुरा ज़रूर जान लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो है कहीं भी कोर्ट नहीं जाया जाता है। ऐसे ही इनके केस में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुल कितने आर्टिकल्स आते हैं ये आपको समझना है। यहाँ पर आर्टिकल 35 तक हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक किस में थे? आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल राइट्स थे जो पार्ट 3 में थे, जो पार्ट 3 में थे संविधान के। अब है यहाँ से शुरू होते हैं 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल DPSPs में है। क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे यहाँ पर पढ़ना। तो अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया है। एक बार फिर से राज्य को यहाँ परिभाषित करने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखेंगे। जो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, उनको हम बताएंगे आपको। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी जो प्रावधान हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले ही बता दिया गया, कोई चैलेंज नहीं करेगा इनको। अब आते हैं 38वें पर। ठीक, तो 38वें की अगर हम बात करें, 38वां देखिए, तो राज्य लोक कल्याण की, एक राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि यानी लोक कल्याण की ग्रोथ के लिए, लोक कल्याण की यानी लोगों के भले के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। ठीक है, ये आर्टिकल 38 का एक है। दूसरा बताया है कि आय, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानताएं हैं, ठीक है, आपने देखा होगा समाज में जो है गरीब वर्ग भी है, अमीर वर्ग भी है, और उसमें जो आय हैं, सभी लोगों की आय समान नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होती हैं। तो उन सुविधाओं को, अवसरों को सबको बराबर करने का प्रयास करेगा, या असमानताएं जो हैं इनको दूर करने का प्रयास करेगा। कौन? ये राज्य का ड्यूटी है। ठीक है, आर्टिकल 38 के पहले में है, ये दूसरे में है, तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 39, तो जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको उनको मार्क करता हूँ कौन कौन से हैं।
आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 39 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियां राज्य बनाएगा या निर्माण करेगा। तो इसमें पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया जाना चाहिए। समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये क्या है? ये राज्य सुनिश्चित करेगा। एक वर्किंग प्लेस पर एक महिला कार्य करती है, एक पुरुष कार्य करता है, तो दोनों के आपने देखा होगा दोनों के जो वेतन है, जो सैलरीज हैं, उनमें डिफरेंस होता है। पुरुषों को आमतौर पर देखा जाता है कि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है। इसीलिए उस असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान ही वेतन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 39 ये सुनिश्चित करता है। ठीक, अब आर्टिकल 39 को मार्क कर लेंगे आप। एक आर्टिकल 40 को जो यहाँ से याद रखने हैं, ज़्यादा याद रखने हैं आपको। आर्टिकल 40 क्या है? प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज या ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का या पंचायती राज का प्रावधान। आर्टिकल 40 बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 40 क्या है? पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन होना चाहिए, इसमें ये बताया हुआ है। ठीक, ये मार्क कर लेंगे 39 और 40, ये तो बहुत ही पूछा जाता है आपसे। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में, विशेषतः जब बुढ़ापे की एज होती है, बेरोजगारी की कंडीशन होती है, बीमारी की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी होना चाहिए। बुढ़ापे में भी तो जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, तो बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं? जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए आपने देखा होगा सरकारें पेंशन की स्कीम लाती है, वो इन्हीं के लिए होती है। ये आर्टिकल 41 का एक कर्तव्य है राज्य का, जो वो निभाने की कोशिश करता है राज्य। 42वां देखिए, अनुच्छेद 42 है, राज्य अपने नागरिकों को न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराएगा। यानी जो राज्य है महिला और पुरुष के लिए काम करने के लिए जो है एक तरीके से क्या करेगा? बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो महिला कर्मचारी हैं उनको, महिला कर्मचारियों को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें जो है राज्य उनको हेल्प करेगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इसमें से ये बात पूछी हुई है आपकी परीक्षा में, जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? आर्टिकल 43 के थ्रू किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 43। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 44। देखिए, इसको मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 44 तो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आर्टिकल 44, इस पर बहस भी चलती रहती है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना। यानी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना होगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चर्चा किसमें की गई? आर्टिकल 44 में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। यानी राज्य का एक कर्तव्य है, राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि भारत में या भारत के किसी भी राज्य में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन सब को कानून के समक्ष एक तरीके से उनके लिए एक जैसा ही कानून बने सबके लिए। ठीक है, तो वो ये है समान नागरिक संहिता जो है। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा में इसको लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 45 पर आइए। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र या 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, 6 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से जो कम, या कह सकते हैं 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनकी रक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारना, उन्हें शोषण से बचाना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आर्टिकल 46 में ये मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 में है पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार करना। पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार करना। इसके अलावा लोकहित के लिए भी खाद्य एवं पेय पदार्थों को प्रतिबंधित करना। इसमें से ये वाला पूछा गया आपकी परीक्षा में। ठीक, सरकार चाहे तो जो खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं उनको प्रमोट भी कर सकती है, उन पर बैन भी लगा सकती है। जैसे शराब पर देखने आपने सुना होगा, देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से कई व्यक्तियों की मौत आपने सुनी होगी, कई कई राज्यों में हो जाती है। तो इस तरह से अगर ऐसा लग रहा है
तो सरकार क्या कर सकती है, शराब को लेकर के कई सारी नीतियां बना सकती है। और कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला हुआ, जैसे बिहार में पूरी तरह से शराब बैन है, गुजरात में सुनने में आता है कि शराब बैन है, लेकिन अभी देखा आपने 75 लोगों की मौत हुई है गुजरात में ही जहरीली शराब पीने की वजह से। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना, अच्छा खाना और अच्छे जीवन स्तर को जो है डेवलप करने के लिए इस आर्टिकल में कर्तव्य बताया गया है राज्य का। ठीक है, कोई पेय पदार्थ अगर लगता है नुकसान है तो उसको वो एक तरीके से क्या कर सकती है, बैन भी कर सकती है, तो प्रतिबंधित। अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन। तो कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में है राज्य के लिए, याद रखिएगा। कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार किया जाएगा। पशुपालन में और जो कृषि है उसमें जो साइंटिफिक तरीके हैं उनके अनुसार जो है इसमें डेवलपमेंट किए जाएंगे। जैसे गाय और जो बछड़े होते हैं और जो अन्य दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, जो वाहक पशु हैं, उनकी नस्लों को भी सुधारा जाएगा। उनमें जो वध है, वध का प्रतिषेध, ठीक है, देखा है आपने, जो है जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, गायों को इस तरह से, तो उनके वध पर एक तरीके से बैन लगाता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 48। ये पूछा हुआ है परीक्षा में। ठीक, तो गाय संबंधी जो प्रावधान है, गाय को लेकर किसी अन्य दुधारू पशु को लेकर, वो किस आर्टिकल में आएंगे, आर्टिकल 48 में। ठीक है, इन शब्दों पे गौर कीजिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपको प्रश्न पूछ लेता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलेंगे, आर्टिकल 48 हो गया है। अब इसको मार्क करिए, आर्टिकल 48 भी, और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 48 का, आर्टिकल 48 का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये राज्य का कर्तव्य इसमें डाला हुआ है, राज्य का कर्तव्य। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव जो हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास कौन करेगा, राज्य। तो ये सारे राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य की ड्यूटीज़ हैं। ये राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या क्या सुनिश्चित कर रहा है, समान वेतन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वर्किंग प्लेस को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की कोशिश कर रहा है ना, ये सब है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना यहाँ राज्य का कर्तव्य बताया। ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल भी याद रखेंगे आप, 48 का, आर्टिकल 48 का है ये। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक, जो प्राचीन राष्ट्रीय स्मारक हैं, मध्यकालीन हैं, आधुनिक हैं, जैसे जो भी इमारतें हैं प्राचीन काल की भारत की, ठीक है, उन इमारतों को संरक्षित करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे लाल किला है या जितने भी पुराने मंदिर हैं, ठीक है, लाल किला, ताजमहल, ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्मारक आते हैं। तो इनको, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित करना। अगला है आर्टिकल 50 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब ये है, कभी भी जो सरकार होती है और जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका, ये कभी भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है, आपने देखा होगा कि जुडिशरी जो है, कभी कभी बहुत पहले जब हम अंग्रेज़ों के समय भी देखते थे, तो जुडिशरी जो है एक तरीके से वो सरकार के कहने में चला करती थी। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में, है ना, मनचाहा जैसा सरकार चाह रहे हैं, जैसे गवर्नर चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है न्यायपालिका कार्य कर रही थी। इसीलिए अब हम अगर वर्तमान स्थिति को देखें अपने देश की, तो जो हमारी न्यायपालिका है और जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे को कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि न्यायपालिका जो है सरकार के कहने में चल रही है। ठीक है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते हुए आए हैं न्यायपालिका के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल सेपरेट पावर्स दी हुई हैं दोनों को आर्टिकल 50 में संविधान ने। ठीक, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर अगर हम देखें तो वो क्या है, संविधान ही है। चलिए, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक एवं बाहरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। आर्टिकल 51 याद रखिएगा। आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम करना। इंटरनल पीस, एक्सटर्नल पीस,
मेंटेन करने को, टू मेंटेन नेचुरल एंड एक्सटर्नल पीस इंटरनेशनल रिलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कायम करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 है। तो आपको कौन कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं यहाँ से, ये आप समझ लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं। आर्टिकल 51 याद रखना है आपको ज़्यादा, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक और बाह्य शांति को कायम करना है, ये आपको याद होना चाहिए। 50 में भी आपको याद होना चाहिए, राज्य में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है एक तरीके से सेपरेशन होनी चाहिए, एक दूसरे को प्रभावित ना करें, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, भी आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 48 का भी याद रखना होगा, ठीक है। ये पूछे हुए आर्टिकल्स हैं सारे के सारे, बार बार परीक्षा में पूछता है इनको। और आर्टिकल 48 भी आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 48 भी इम्पॉर्टेंट है। और एक आया था आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 44 भी याद रखना है। और इसके लिए एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 44 के पहले 40, आर्टिकल नंबर, चलिए ये देखिए, 42 के बाद आएगा 39 के बाद ये रहा 40, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 40 हो गया। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं आपको? एक आर्टिकल 40 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या लिखा गया है? पंचायती राज है, ठीक, पंचायती राज व्यवस्था है। दूसरा आर्टिकल 44 याद रखना है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये याद रखना है। ये दो आर्टिकल हो गए, ठीक है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में किससे संबंधित है? आर्टिकल 48 जो संबंधित है वो जो गाय हैं, दुधारू पशु हैं, उनकी वैज्ञानिक दृष्टि से देखभाल, ठीक है। तो काऊ या आप लिख सकते हैं, इन पर प्रतिषेध भी लगाया हुआ है। आर्टिकल 48 का, आर्टिकल 48 का या 48A में राज्य का कर्तव्य होगा जो इन्वायरमेंट है या जो पर्यावरण है, ठीक है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को संवर्धित और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का कर्तव्य राज्य का होगा, ठीक है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 याद रखेंगे और आर्टिकल 51 भी याद रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। और आर्टिकल 50 में जो जुडिशरी है, जुडिशरी एंड जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार है, वो दोनों अलग होनी चाहिए, पावर्स में सेपरेट होने चाहिए। एक क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये इतने आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है किसको? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे राज्य के कर्तव्य।